2019 का जो कम्प्रीहेंशन था वो इंडिविजुअल था, एक क्वेश्चन का एक कम्प्रीहेंशन था। और 2015 में जो कम्प्रीहेंशन था तो एक कम्प्रीहेंशन लिखा, उस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे थे। हालांकि उससे क्या होता, थोड़ा समय बच जाता है। एक बार अगर अपने पैटर्न बना लिए रफ पेपर पे तो आपका समय बचता था। लेकिन ध्यान था देने वाली बात है कि 2015 का जो कम्प्रीहेंशन था, अगर आप एक बार एक गलती क्वेश्चन हो गया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाते थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, एक गलत हुआ तो एक ही हुआ, दूसरा आपका बन जाएगा तो दूसरा आपका नंबर मिल जाएगा। तो बेनिफिट और लॉस दोनों है, लेकिन टॉपिक दोनों सेम है। कैसे दोनों को करूँगा, ध्यान से प्रश्न दिखाऊंगा और कहाँ हुई है गलती, क्या है मिस्टेक, समझने की कोशिश करेंगे। जो समझने वाले हैं, बाकी तो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं, उनके लिए तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लेवल 2, 3, 5 में क्या क्या गलती ना हो, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। और सब चीज़ें आपको पता ही चल गया होगा, उसी चीज़ को मैं थोड़ा बारीकी रूप में समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए एक एक करके आप शुरू करते हैं। तो इस साल का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपने वेबसाइट पे, जिसमें www.railwaylifelp.com, उस पर रेलवे प्रीवियस ईयर में यहाँ पे अपन जाएंगे तो तो यहाँ पे हमें मॉक टेस्ट में भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि प्रैक्टिस आप देख लीजिए, खाली प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं कि इसी पे डिपेंडेंट हो जाइए, इसको समझिए कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इसका 1 मिनट खुल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमने एनटीपीसी का 50-60 प्रश्न डाल दिया है। आपका इस बार वाला एग्जाम का 60 क्वेश्चन डाल दिए हैं, बाकी 60 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग, जैसे ही टाइम मिलता है टाइप करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है करके मैं डाल रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है थोड़ा। तो यहाँ से देख लीजिएगा ये प्रश्न। लेकिन 2015 हमें तो दिखाना पड़ेगा कि 2015 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे या पहली बार आया है। तो 2015 का CBTU एग्ज़ाम कब हुआ था पता ही आपको, जनवरी 2017 में जाके हुआ था, जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देख लीजिएगा 18/1/2017 के डेट में है। यहाँ पे 5 शिफ्टों में टोटल एग्ज़ाम हुए थे। 17 तारीख को 2 शिफ्ट और 18 तारीख को 3 शिफ्ट, टोटल 5 शिफ्ट का एग्ज़ाम था। और खाली ग्रेजुएट का था, अंडर ग्रेजुएट का यहाँ पोस्ट नहीं था। तो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए कई सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा, सारा में 6 प्रश्न कंप्रीहेंशन से थे, 6 से लेके 7 कंप्रीहेंशन से थे, जिसमें लॉन्ग डाटा दिया हुआ रहता है। उसी डाटा से में से आपको ऑप्शन को चूज करके आंसर देना था। तो देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन था जो इस बार का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे और इस क्वेश्चन को देखिएगा तो एक पे डिपेंडेंट 1, 2, 3 आप देखेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन है। अगर एक गलती हुआ तो आपका 4 क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन गलती हुआ तो चारों प्रश्न लगभग गलती हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपका एक ही है, दोनों प्रश्न का कंप्रीहेंशन एक ही है, केवल थोड़े से प्रश्न डिफरेंस यहाँ थे। अगर गलती अगर कंसेप्ट में किए तो सारा हो जाएगा। एक तो ये कंप्रीहेंशन वाला हो गया। दूसरा लोग कह रहे हैं कि इस बार के बड़े बड़े लॉजिक स्टेटमेंट या कहें इस टाइप के प्रश्न थे। तो देखिए पिछली बार के भी प्रश्न करीब करीब वैसा ही था जैसे इस बार का था। देखिएगा लॉन्ग कोडेड सेन वाला, यहाँ पे 3 डिजिट वाला कोड था, इस बार 2 डिजिट वाला कोड दिया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, कोई चेंज नहीं है। मैं पूरा एक बार दिखाना चाहूँगा, आप भी देख लीजिएगा, आपके पास भी क्वेश्चन होगा। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, मैं जल्दी दिखा रहा हूँ। बाकी प्रश्न है वो तो है ही है। जो लेंदी वाले की बात हो रहा है, जिसमें लेंदी बोला गया है कि 10 से 14 क्वेश्चन लेंदी थे, वो पिछली बार भी थे। यहाँ भी देखिए कंप्रीहेंशन जो अब यहाँ शुरू हो रहा है 40 नंबर कंप्रीहेंशन पढ़िए आप। कंप्रीहेंशन क्या छोटी है, बिल्कुल उतना ही कंप्रीहेंशन है जो इस बार का था। तो 2017 का है, 3/2015 में भी कंप्रीहेंशन उसी प्रकार के थे जो इस प्रकार के हैं। और भी देखिए अगला भी प्रश्न उतना ही कंप्रीहेंसिव है। तो 4 और यहाँ से देखिएगा 4, 2, 6 अभी तक हो गए हैं। और आइए नीचे आइएगा, 6 के बाद एक 7वां भी प्रश्न है, उतना ही लेंदी है, जिसमें पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा। उसके बाद 7वें के बाद भी अगर देखेंगे, और दिखा रहा हूँ मैं, और सारी प्रश्न सारा एक एक करके दिखा रहा हूँ, तब समझिएगा आप। अभी तक 7 हो चुके हैं। 7 होने के बाद अभी बड़े वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन उतना ही प्रश्न है जितना पिछली बार था, इस बार भी लगभग उतना ही है। मैं सारा डिटेल देख के बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं इधर उधर की बातें करूँ। देखो 7 के बाद 8वां प्रश्न देखिए कितनी बड़ी कहानी लिखी है। उसके बाद स्टेटमेंट है, उसके बाद एक एक स्टेटमेंट के 4 कंक्लूजन है। इस बार तो कंक्लूजन 1 और 2 ही था, ऐसा नहीं कि 4 कंक्लूजन था। यहाँ पे देखिए 4 कंक्लूजन है, चारों में से बताने थे कि कौन सही है। तो इसमें टाइम नहीं लगता क्या, 8 है। उसके बाद और देखिए अगला है, अगला प्रश्न भी देखिए
3-3 4-4 कंक्लूजन यहाँ भी है। तो पिछले बार भी ऐसे ही लेंदी प्रश्न था, ऐसा नहीं क्या कि इसी बार हुआ है। तो यहाँ पे 9-10 प्रश्न हो गए, 9 प्रश्न हो गए और देखिएगा एक आध प्रश्न और होंगे, यानी 10 प्रश्न पिछली बार भी ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है और ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये समझिएगा इसको, कंसेप्ट को जो कहा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए 10 प्रश्न ऐसे थे जो टाइम ले रहे थे, 10 प्रश्न करने में यहाँ भी 20 मिनट लग रहे थे और इस बार भी 10 प्रश्न करने में 20 प्रश्न लग रहे थे। और भी एग्जाम्पल देना है तो और सारे बहुत क्वेश्चन पेपर आपका पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है, कोई प्रश्न में चेंज नहीं है। कुछ लोगों को कहना था कि जीके लेंदी है, जीके हर समय लेंदी होता है जब हमें नहीं आता है। देखिए हमें नहीं आता इसका मतलब कि किसी को नहीं आता ऐसा नहीं होता है। किसी का जीके स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का लूज होता है। मेरा मैथ अगर कमज़ोर है तो किसी का मैथ हार्ड होता है, इसी से तो बनता है कंपटीशन। तो अब क्या करना चाहिए, दिखा दिया मैंने पेपर आपको। 2017 में जो पेपर था वही 2020 में भी है, लेकिन बदला क्या उसके बारे में बात करेंगे, तभी तो हम सीख सकते हैं कि गलतियां कहाँ हो रही है। पहला, डिपेंडेंसी ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे इतने लोग डिपेंड हो गए कि अपने 60 से 70% लोग टाइम मॉक टेस्ट में कंज्यूम करने लगे। सुबह की टेस्ट, दोपहर की टेस्ट, उसके बाद टेस्ट के बाद रेस्ट, दोनों करते रहे, जिसके कारण से मॉक टेस्ट ज़रूरी है, मजबूरी नहीं है। यहाँ पे लोगों ने इसे मजबूरी बना दिया और इसी को स्टडी माध्यम बना दिया और मॉक टेस्ट से पेपर हुआ डिफरेंस, तो आपकी मजबूरी बन गई ज़रूरी। तो चलिए बदल गया। दूसरा, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट सबको पता था कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, किसको नहीं पता था। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं, जब फॉर्म भरे थे तभी पता था। लेकिन लोगों ने क्या किया कि इससे सोचा कि इजी है। जब मॉक टेस्ट में जाते थे 40 मिनट में मैंने क्वेश्चन कर दिया और यहाँ एग्ज़ाम में क्या 40 से 90 मिनट में भी नहीं कर पाऊँगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज मार गया और प्रैक्टिस उन्होंने उस टाइप से किया नहीं जिस टाइप से करनी चाहिए थी पिछले साल का पेपर देख के। उसके बाद हाई नेगेटिव क्यों हुआ, इसका कारण भी है, मैं बताता हूँ। प्रश्न डिफ़िकल्ट नहीं थे, प्रश्न कम हो सकते थे, ये कोई इशू है। 60 से 70% पर प्रश्न अटैम्प्ट हो सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। ये कोई कह दे कि मैं यहाँ इतना नहीं करूँगा प्रश्न देख के, तो हो सकता है। हाँ, 80% इससे ऊपर करने के लिए बहुत पावर की ज़रूरी होती है। तो 60 से 70% तो कोई भी कर सकता था जो रेगुलर स्टडी कर रहा है, सीरियस कैंडिडेट है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मॉक टेस्ट में 110 नंबर लाते थे, यहाँ पे तो बन ही रहा है। कितने नंबर बन रहे थे लोगों को? 80 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, किसी का 65 बन रहा है, किसी का 70 बन रहा है, किसी का 78 बन रहा है। तो करने क्या लगे 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तभी होगा सिलेक्शन। जबकि मैंने पहले ही वीडियो बताया था, मैंने शुरुआत में वीडियो बना दिया था कि आप गलत जगह पे जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। मैं रेलवे लाइव पे बता दिया हूँ, वीडियो के बाद में पछताना नहीं पड़े। और ये मैं किस आधार पे कहता हूँ पता है आपको? आपको लगता है 18 साल आपका एज हो गया, आप जॉब भर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा रेलवे लाइफ 2004 में है, मैं जॉब ज्वाइन कर लिया था और अभी तक रेलवे में हूँ। वीडियो देख लीजिएगा, मेरे होम रेलवे लाइफ के होम पेज आइएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या है डिटेल और क्या है, कैसे हमने स्टडी किया, कहाँ किया, कौन सा सक्सेस हुआ, कौन सा फेल हुआ। ज़्यादा डिटेल तो नहीं है लेकिन कुछ तो मिल जाएगा आपको। इसके आधार पे मैं बता दूं कि 18 साल का एक्सपीरियंस एग्ज़ाम के लिए ठीक ठाक होता है। आपके लिए हो सकता है 18 साल में फॉर्म भरने का एज आ जाता हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने एग्ज़ाम से पहले ही 1 हफ्ते पहले बता दिया था लोगों को कि कौन सी मजबूरी और कहाँ है दिक्कत, उसको बोलिएगा। एग्ज़ाम के पहले देख लीजिएगा, डेट के लिए मैं बता दूँ, डेट के साथ बता दूँगा। यहाँ पे मैंने विद्यार्थी को सलाह दे दिया था कि मॉक टेस्ट मजबूर पक्ष और क्या है, कमज़ोर पक्ष है, इसको कैसे उपयोग करें और दुरुपयोग करें। यानी यहाँ पे जिन लोगों ने वीडियो देखा है उन्हें पता है, हमने एकदम सिंपल सी बात बोला था। अगर एग्ज़ाम में जाते हैं, क्वेश्चन लेवल डिफ़िकल्ट होता है तो नेगेटिव पे आपको बहुत फोकस करना है कि नेगेटिव ना हो, जिससे जो आपका स्कोर बन रहा है वो सिलेक्शन के लिए काफ़ी हो। और सारे वीडियो में बहुत सारे गाइडेंस दिया था लोगों को, जो रेगुलर व्यू है उन्हें पता है। तो यहाँ क्या करने लगे, 110 हुआ नहीं उनसे, 100 हुआ नहीं, जैसा कि बताया गया था। उनके आका ने बताया था कि आपको इतना ही करके आओगे, 100 प्लस करके आओगे तब सिलेक्शन होगा। तो उसके चक्कर में उन्होंने जो किया था, मेहनत किया था, उसको भी आटा गीला कर दिया। आटा गीला मतलब आपने समझते होंगे, मुहावरा पता ही है। जितना स्कोर था उसमें से भी नेगेटिव कटवा लिए, 1/3 नेगेटिव, जिसके कारण से उन्हें लग रहा है कि अब पेपर हो गया कठिन। और पेपर कठिन इतनी नहीं है, पेपर में था लॉजिक हमेशा रहता है। आप लेवल 6 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 4200 ग्रेड पे है, इस लेवल से अगला पेड
ग्रुप बी का होता है और ग्रुप बी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है। यानी अगर ग्रुप सी के हाईएस्ट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको पेपर का तो लेवल कुछ मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि सारा पेपर CBT 1 वाला ही होगा, और ऐसे भी जानते हैं CBT 1 से CBT 2 का पेपर लेवल ऊंचा होना चाहिए। हालांकि कई सारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ऐसा नहीं करती है, जिसके कारण से भी लोगों से मिस्टेक हुआ और इस कल्पना को नहीं समझ सकते कि क्या करना चाहिए था। एग्ज़ाम में वही करना चाहिए था जितना आपसे बनता। अगर आज के डेट में 80% लोग कह रहे हैं 80% नहीं, सॉरी 80 नंबर / 120 लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, इतना डिफ़िकल्ट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कंपटीशन कोई आपको रेलवे लाइव चैनल से है या आपके साथ जो एग्ज़ाम दिए थे उनसे है। लोग कहते हैं क्वेश्चन पेपर आ गया इसलिए आसान दिख रहा है। देखो जो क्वेश्चन आपके साथ पेपर में दे रहा था उसके पास भी पेपर पहले नहीं था और वो 80 स्कोर करके आया है, जो पढ़ के आया है। कई लोग तो ऐसे भी मेरे 2 4 10 लोग हैं 96 उसका स्कोर है, 92 है, 94 है, ऐसे भी हैं। लेकिन ऐसे संख्या कम होती है, लेकिन उनके इतने स्कोर हैं फिर भी वो सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत किया था उस हिसाब से किया। तो अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि 80 अगर ना मैंने लाया, 80 अगर लाया जा सकता था और 120 ये डिफ़िकल्ट नहीं है। कैसे मैं बता दूं, 80 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन का रेशियो आपको पता है? 80 क्वेश्चन और 120 ऐसे लिख दीजिए रेशियो में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको काट के इसको लिख देता हूँ 2 और इधर लिख देता हूँ 3। यानी हर 3 प्रश्न में एक प्रश्न अगर गलत होता या आपने उसको छोड़ दिया तभी आप 2 प्रश्न करेंगे तब 80 आएगा। यानी आपने 66% स्कोर किया, 66% किया तब 80 आ गया, और 80 आ गया ये मीन्स मतलब आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो क्या 66% कंपटीशन बहुत टफ होता है? नहीं होता है। मैंने शुरू में बताया था वीडियो में कई सारे में पहले 60 से 70% का जो लेवल है ना, ये गोल्डन पीरियड ऑफ स्कोर होता है किसी भी कंपटीशन का। अगर 60 से 70 आप ला रहे हैं तो आप कंपटीशन में हमेशा बने रहते हैं। हालांकि पोस्ट वगैरह कम पोस्ट है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस चीज़ों को लोगों ने ध्यान दिया नहीं। इतना तो हुआ 80 क्वेश्चन हुआ, सॉरी 66% और 80 नंबर हो गया। लेकिन किए क्या है, 80 में से कितने नंबर कर दिए गलत? तो इन्होंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 5 नंबर और कटवा के 75 पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। कुछ लोगों ने तो 20 क्वेश्चन भी गलत किए हैं, तो 7 नंबर कटवा बैठे और 72 पे बैठे हैं, कह रहे हैं कि मैं डिफ़िकल्ट में चला गया। कुछ लोग तो 25 भी गलत किए हैं। देखिएगा आंसर की में 25 भी गए। अगर 25 किए तो आपने 8-9 नंबर करके 70 नंबर पे आ गए। यानी 80 नंबर अटेंडेबल था। कोई ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी विद्यार्थी हो। हमें छोड़ दीजिए, हमें तो हो सकता है मुझसे तो 5 क्वेश्चन भी नहीं बने, छोड़ दीजिए। मैंने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि मैंने दिखाया है कि आप यूट्यूब पे आइएगा मेरे होम चैनल पे, तो आपको कोई एक्सपीरियंस तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार। लेकिन कोशिश रहता है कि यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो सोशल चीज़ें हम अपनी प्राइवेसी भी आपको दिखा दिया है। अब देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस तो है नहीं लेकिन फिर भी कोशिश किया है कि सही बताया जाए। और लास्ट, सोशल मीडिया स्टडी। हर लोगों को PDF चाहिए, और PDF में होता क्या है, PDF में कोई बुराई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको प्रयोग और दुरुपयोग करना बहुत गलत है। प्रयोग तब सही है जब इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें। PDF आपको मिल गया, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कुछ इधर उधर की भी बातें होगी जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, वो भी आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को अगर पढ़ के उसके रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लेते हैं तब तो आप उस PDF का बेनिफिट उठा पाएंगे। नहीं तो केवल PDF पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए तो इसको करते हैं दुरुपयोग, और आपका सफलता इस PDF से दिक्कत होगी। दूसरा, यूट्यूब वीडियो से स्टडी करना। यूट्यूब वीडियो से स्टडी करना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता गलत है। आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक स्टडी करना है। लेकिन 100% इसी पे डिपेंडेंसी जहाँ हो गई तो आप हार्ड वाला जो पेपर है, कोर सब्जेक्ट है, वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों, मैं बता रहा हूँ कि लेवल 2, 3, 5 में ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। इसमें दिक्कत क्या होती है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया है, किसी ने बनाया है, अपनी मेहनत से करके बनाया है, अपनी सेलेक्टिव टॉपिक लेके बनाया है, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसने नहीं देखा है। कैंडिडेट का क्या रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है उनको परसेंटेज का, अगर कोई टॉपिक चल रहा है उसमें से एक आध टॉपिक नहीं आता हो, बाकी उसका हो चुका है। लेकिन जो वीडियो बनाएगा वो परसेंटेज को पूरा कवर करेगा। अब जब वो पूरा कवर करेगा तो जितना आपको आता है उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा।
क्या होगा, टाइम वेस्ट ही होगा। और आपको जितना नहीं आता है तो क्या दिक्कत है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर यूट्यूब पे अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, जिस टॉपिक में आपको पता नहीं है उसकी वीडियो चल रही है, आप क्लास चल रही है, आराम से पढ़ो, आपको कुछ नॉलेज होगा। लेकिन जब आपको उसके बारे में पता है और फिर भी इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, या तो रिवीजन कर रहे हैं या अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और रिवीजन हो सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी टॉपिक के अनुसार कर सकते हैं। यानी ये सारे टॉपिक है ना, मैं जो बता रहा हूँ ये किताबों में कहीं नहीं लिखे हुए मिलते। लेकिन अगर जो समझा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं समझा सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद।